ओके, लेट अस रेज्यूम द लेक्चर। ओके दोस्तों, लॉग के अंदर देखो, लॉग के अंदर जो पुट करना है, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई लेमडा। ये लेमडा क्या होगा? डिके कांस्टेंट ऑफ कार्बन 14। लेमडा डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कार्बन 14 का। अब कार्बन 14 का इनिशियल वेट, कार्बन 14 का T इयर्स के बाद का वेट, है ना? इस स्टाइल से लिख देते हैं हम लोग। अब देखो, लॉग के अंदर की जो चीज है उसको मैं कैसे लिखूंगा? वेट नोट ऑफ कार्बन 14 डिवाइड बाय कार्बन 12 का वेट। वेट नो वेट ऑफ कार्बन 14 अब टी इयर्स के बाद, W0/12 को मैं दोनों से डिवाइड कर देता हूं। ध्यान है आपको? इसको हमने क्या लिखा था? Y0/X0। इसको हमने क्या लिखा था? Y/X, और X X0 के बराबर था। तो X0 X0 तो चला गया, तो ये आया क्या? वही है Y0/Y। ये क्या है? दिस इज वेट रेशियो। अगर मैं मोल ऑफ कार्बन 14 करूं इनिशियल, नंबर ऑफ एटम, वेट नहीं, नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, सॉरी, सबसे के मोल, क्योंकि नंबर ऑफ एटम हम करेंगे या मोल ऑफ एटम करेंगे तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। एन इज इक्वल टू W/M। एम कार्बन 14 कार्बन 12 का 14 और 12 है, वो तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे। ये क्या है? कार्बन कार्बन 14 कार्बन 12 का मोलर प्रोपोर्शन इन, बताओ। फ्रेश प्लांट, फ्रेश मतलब लिविंग, लिविंग एनिमल। फ्रेश एनिमल मतलब लिविंग एनिमल, फ्रेश नहीं लिख रहा है, फ्रेश भूल जाओ तो ठीक है। ये लिविंग में है। आज जो एटमॉस्फेयर में, आज जो लिविंग सिस्टम में है, एनिमल प्लांट में है, वो न्यूमरेटर है कार्बन 14। और ये टी इयर्स के बाद, डेथ के टी इयर्स के बाद, ये किस में है? इन बोन सैंपल और वुड सैंपल, जो इंटेक्ट रखी आपने टी इयर्स तक, संभाल के रखी। अब ये न्यूमरेटर कहां से पुट करोगे आप? ये तो आज जितने भी ये एनिमल प्लांट है सबसे पुट कर लेना, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि आज जो जीवित है, 1000 साल, 5000 साल पहले, 20,000 साल पहले जीवित था, उसमें भी यही कार्बन 14 कार्बन 12 का प्रपोर्शन रखते थे। और क्या? ये तो हम मान के चलते हैं, नहीं तो कार्बन 14 डेटिंग यूजफुल नहीं रहेगी। फिर देयर आर सर्टेन थिंग्स टू बी कंसिडर्ड, ये लेकर चलेंगे। एक बार आईआईटी वालों ने एक क्वेश्चन पूछा था, बोला एक जगह कोई एक्सप्लोजन हुआ, वहां पे रेडियो एक्टिविटी देखी गई। यहां एक्टिविटी का रेशियो भी तो ले सकते हो। तो रिक्वायर्ड जो एक्टिविटी है, जहां पे एक्सप्लोजन हुआ, वहां पे बढ़ गई। तो बताओ, वो कहां पर पुट करना है? न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? हाँ, ये एटमॉस्फेयर जो हमारे पास है एक्सप्लोजन की वजह से, ये एटमॉस्फेयर एक्चुअल में वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो 5000 साल पहले था, क्योंकि अभी अभी एक्सप्लोजन हुआ है, 2 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, फिर बैक टू नॉर्मल सी, फिर वही होगा जो 10,000 साल पहले था। पर वो वैल्यू कहां पर चेंज होगी? न्यूमरेटर में या न्यूमेरिकल में पुट कर देगा?
क्योंकि नीचे तो उस बोन सैंपल में उसमें थोड़ी ना घुस गया एक्सप्लोजन होने से, वो तो एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, वो लेंगे हम लोग। एनिमल, प्लांट्स, एटमॉस्फेयर। तो आईआईटी वालों ने एक चीज टेस्ट करने की कोशिश की थी, किसका मतलब क्या है, क्या आपको पता है क्या? या बस फॉर्मूला रट लिया, वैल्यू पुट कर ली, जैसे एकदम ट्रेंडी न्यूमेरिकल है तो वो कर लिए, या डिस्कशन भी किया है? दे वांट टू टेस्ट दैट कि न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू, पूरी कहानी क्या है ये, जिस दिन गुजरा उसके टीयर्स के बाद वो था, वो एटमॉस्फेयर में है, वही लिविंग प्लांट्स में आज भी है, ये अजम्पशन है, ये सारी कहानियां पता है क्या? एटमॉस्फेयर को हम फर्जी एटमॉस्फेयर बना दे, कोई एक्सप्लोजन करवा दे, कुछ भी करवा दे, तो आप समझते हो क्या? दे वांटेड टू टेस्ट सर। हाफ लाइफ पीरियड। एक मिनट, मुझे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14 क्या होता है? 5770 साल हाफ लाइफ पीरियड। या कार्बन 14 टेक्निक में तो कार्बन 14 का ही देखेंगे भाई साहब, है ना? थोड़ी आगे पीछे वैल्यू मिल सकती है आपको, है ना? 5700 साल भी मिल सकती है, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसका लगभग अगर हम 10 टाइम कर दें तो 57,000 ईयर्स हो जाते हैं। 10 टाइम्स के बाद कार्बन 14 किसी बोन में, किसी वुड सैंपल में डिके होता होता अपनी एक्टिविटी 99.9% गायब कर चुका होगा। अब एक्टिविटी निमित्त मात्र होगी। गाइगर मुलर काउंटर, सिंटिलेटन काउंटर, इन सब से हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे उसकी एक्टिविटी, तो मेजरेबल नहीं रहेगी, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू टू बी मेजर्ड। तो वो डिनोमिनेटर वाली जो एक्टिविटी है यहां पर, वो मेजर नहीं कर पाओगे, तो डी की वैल्यू कैसे मेजर कर पाओगे? हेंस कार्बन 14 टेक्निक इज नॉट suitable for bone sample, wood sample older than 50 years, 60 years. ये एज ऑफ बोन सैंपल, वुड सैंपल है। नाउ योर क्वेश्चन प्लीज। सर जो आपने कहा कि सराउंडिंग में अगर वहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो वहां पर सराउंडिंग में कार्बन 14 की कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगी, तो सर इसमें न्यूमरेटर में क्यों पुट करेंगे? ये तो इनिशियल में था। आज का जो एटमॉस्फेयर है, उसी एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 कार्बन 12 का जो रेशियो है, 10,000 साल पहले भी एटमॉस्फेयर में यही था, ये अजम्पशन है। हाँ, आज का एटमॉस्फेयर फेक मिल गया। आप तो गाइगर मुलर काउंटर ले जाओ, एटमॉस्फेयर में ये है वैल्यू जी, अच्छा ये न्यूमरेटर में पुट करनी है। अब आपके साथ चीटिंग होगी, एक्सप्लोजन हुआ, आपको क्या पता? यहाँ पर बताया ही नहीं। आप तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से ही मेजर करोगे ना भाई। व्हाट माय यस। पॉइंट? यस सर। हाँ, एक पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं आपको बोलूं कि कार्बन 14 डेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डेट ऑब्जेक्ट्स older than 50,000 60,000 years, because after this long duration of time radioactivity becomes too low to be measured experimentally, है ना? ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव में आता है, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं। अब डेटिंग तो हम लोग कर चुके, थोड़ी और डेटिंग कर लेते हैं। यस और नो? अब डेटिंग करते हैं रॉक्स और मिनरल्स की। अब हम जन्म तिथि निकालेंगे, जन्म तिथि। कितने सालों पहले चंद्रमा बना, कितने सालों पहले पृथ्वी बनी, कितने सालों पहले रेडियो एक्टिविटी, वो कितनी गजब की चीज है। हर टेक्निक में कुछ एजम्पशन है। तो लिखो डेटिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। डेटिंग करते जाओ बस। डेटिंग ऑफ rocks and minerals. This is not organic system. This is not the living system.
इसमें हम कोई भी डेटिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो आपको पूछे जाते हैं, आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जेई के मेन के देखो, जेई एडवांस के देखो, कई बार पूछा है क्वेश्चन इसके ऊपर, पर क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। जो मैथमेटिकल गिमिक है इसमें वो मैं बताऊंगा, हाउ टू प्ले द गेम मैथमेटिकली। वही गेम बहुत बार कॉमनली खेलना पड़ता है। हमने एक यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन, टनवा सीरीज, थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम एंड एक्टिनियम, 4 सीरीज पढ़ी थी, उसमें यूरेनियम की सीरीज पढ़ी थी, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था। वो डेटिंग ऑफ रॉक और मिनरल के ऊपर ही क्वेश्चन था। इसमें क्या मानकर चलना है, क्या अजम्पशन लेकर चलना है। तो और भी रेडियो एक्टिव मटेरियल डेटिंग के लिए यूज किया जा सकता है, जरूरी नहीं है यूरेनियम 238 इनिशियल पेरेंट एलिमेंट। अज्यूम करके चलते हैं कि जिस दिन रॉक और मिनरल बना उस दिन यूरेनियम 238 था उसमें। वो डिसइंटीग्रेशन सीरीज, यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन सीरीज में फाइनल डिके स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेड 206 होता है। ये अजम्पशन है कि जो भी लेड किसी रॉक सैंपल में आज प्रेजेंट है उसका एक ही सोर्स है। ये अजम्पशन है, एक ही सोर्स है कि यूरेनियम के डिके होने से वो आया, किसी दूसरे सोर्स से नहीं आया। दिस इज द अजम्पशन। स्टार्टिंग में लेड 208 206 नहीं था किसी भी रॉक में, यानी कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई लेड 206 का आया वो डिके होते 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 फाइनली स्टेबल पहुंच गया, तब जाके गाड़ी लेड 206 पे रुकी। लेड बिस्मथ के ऊपर तो रेडियो एक्टिविटी रखते रखते हैं, तो डिके होते होते हैवियर न्यूक्लियाई वहीं आएंगे लेड बिस्मथ पे। तो सारी डिसइंटीग्रेशन सीरीज में नेचुरल डिसइंटीग्रेशन सीरीज थी थोरियम, नेपच्यूनियम तो आर्टिफिशियल थी, उसका जो लास्ट मेंबर है बिस्मथ 209, बस वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, बाकी सब तो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन सीरीज बोली जाती है नेपच्यूनियम सीरीज। तो डेटिंग ऑफ रॉक्स और ओर्स यूरेनियम, कोई और रेडियो एक्टिव मटेरियल लेंगे तो ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो यूरेनियम 92 238 ये याद रखना है आपको डायरेक्टली, है ना। फाइनली लेड 206। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 236 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। यूरेनियम सीरीज का मतलब होता है 4n+2 सीरीज। फाइनल स्टेबल डॉटर एलिमेंट 204 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 4 से, लेकिन 206 में 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 4n+2 सीरीज का ही फाइनल स्टेबल नॉन रेडियोएक्टिव डॉटर एलिमेंट है लेड, और उसका आइसोटोप है 206। इसके साथ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 8 अल्फा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड 6 बीटा पार्टिकल के देखेंगे। इस पूरी प्रोसेस का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो आपको दिया हुआ होगा, मीन लाइफ पीरियड, तो लेमडा भी आ जाएगा। लेमडा आ गया तो हाफ लाइफ पीरियड T30%, T70%, T75%, मन चाहे वो निकाल लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सिर्फ लेमडा आना चाहिए। मीन लाइफ मन चाहे जो निकाल। देखो अब सारी कहानी, सिंपल स्टोइकोमेट्री देखो, 1 कोफिशिएंट, इसका भी 1, ये पेरेंट एलिमेंट, ये डॉटर एलिमेंट, ये स्टेबल, ये रेडियो एक्टिव, पेरेंट वाला रेडियो एक्टिव। हीलियम तो गैस की तरह कंसिडर करेंगे, ये बीटा पार्टिकल, ये आपके कोफिशिएंट है। मान लीजिए नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम यूरेनियम के स्टार्टिंग में N0U थे। स्टार्टिंग में लेड वगैरह कुछ नहीं था, उसी रॉक में हीलियम और बीटा तो छूमंतर हो जाएंगे। अगर उस रॉक सैंपल को इंटेक्ट करके रखा टी इयर्स तक तो बात अलग है, 0 से टी इयर्स तक हम लोग पहुंचते हैं दोस्त, तो होगा क्या, इसके यूरेनियम के नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स घटकर कुछ ना कुछ तो रह जाएंगे, और वो रह जाएंगे N0T।
इसके जो लेड के प्रेजेंट होंगे टी टाइम के ऊपर वो पीबी बोल देता हूं। तो अगर ये वैल्यू एन नोट यू माइनस एक्स है, इसके एक्स गए तो इसके भी एक्स बनेंगे तो वही प्रेजेंट होंगे क्योंकि और किसी सोर्स से तो आया नहीं। उसी को लेड एटम्स बोल देते हैं और इसके 8x होंगे और बीटा के 6x होंगे। तो मोल्स ऑफ हीलियम गैस भी आ गए 8x। अब मैं बोलूं कि पेरेंट और डॉटर एलिमेंट दोनों का समेशन करो तो कितना आएगा। इस टाइम पे कितने यूरेनियम है, इस टाइम पे कितने लेड के एटम है उसी रॉक में टी इयर्स के बाद, दैट इज नथिंग बट एन नोट यू माइनस एक्स प्लस एक्स, ये गया तो दैट इज नथिंग बट इनिशियली यूरेनियम के कितने एटम्स थे उसमें। इसमें स्मॉल एन करो तो भी चलेगा, स्मॉल एन करो तो भी चलेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, स्मॉल एन आ जाएगा मोल्स ऑफ एटम इन सब के। यस और नो? सर आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 लिख रखा है, क्या? बीटा पार्टिकल का मास वहां पर 0 है। हाँ ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, राइट। मास ऑफ बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन के बराबर पर नेग्लिजिबल है, तो यहां पर 0 लेकर चलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो एक चीज ये तो आपको समझ में आती है कि पेरेंट और डॉटर एलिमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उनका समेशन T इज इक्वल टू 0 पे कितना था, एन नोट यू प्लस 0, और अब कितना है, अब भी एन नोट यू प्लस 0 ही है, उतना ही, क्योंकि एक वो डिके हो रहा है तो एक वो पैदा हो रहा है, तो जितने कम हो रहे हैं उतने ज्यादा, दोनों का समेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा। जितना कम हो रहा है पेरेंट न्यूक्लियस उतने ही डॉटर न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं, तो टोटल समेशन तो उतना ही रहना है। लिखो अज्यूमिंग, इसमें क्या क्या अजम्पशन मान लिया आपने ऑटोमेटिकली, नोट लिखो अजम्पशन, है ना। इनिशियली रॉक्स मिनरल्स contain only uranium and not lead, only uranium and no lead. After certain years, all lead present in rock or mineral is only due to decay of uranium. Underline only due to decay of uranium. ये लेकर चलना है सर रिपीट करने में। and all the lead present is only due to decay of uranium. सर प्लीज रिपीट। क्या स्टेटमेंट था वैसे? Initially, rocks and minerals. Initially rock or mineral contain only uranium and no lead. Full stop लगा दें। All the uranium present, all the lead present after T years, na? After T years. After certain years, all the lead present in rocks or minerals is only due to decay of uranium. Uranium के डिके से पैदा हुआ है और कोई दूसरा सोर्स नहीं है, ये लेकर चलना है, नहीं न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे सीधी बात। तो मैंने लिखवा दिया ये, ठीक है। बड़े पसंद है लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अब मैं बोलता हूं मुझे एज निकालनी है टी इयर्स के बाद, तो 2 इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल में यूज करूंगा, लेमडा, लेमडा ईयर इनवर्स में होगा तो टी अपने आप ईयर में आ जाएगी एज, लोग। अब कितना यूरेनियम था, कितना यूरेनियम 238 है, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्त, कितना यूरेनियम के मोल थे इनिशियल उस रॉक सैंपल में। अब वो रॉक सैंपल टी इयर्स तक इंटैक्ट रखी आपने,
अब कितने यूरेनियम मोल्स, एटम के मोल्स है? बोलो जी यस। अरे एवोगैड्रो नंबर से तो डिवाइड करना है भाई, एवोगैड्रो नंबर एन नोट से डिवाइड कर दो, क्या है, नंबर ऑफ एटम की बजाय मोल ऑफ एटम आ जाएगा, खेल खत्म। और क्या? अब देखो 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 समझदारी, वो आपको मोल ऑफ एटम नहीं देंगे, नंबर ऑफ एटम नहीं देंगे, वो कुछ वेट रेशियो देंगे, या तो मोल रेशियो है यूरेनियम का, वो भी बोलेंगे टी इयर्स के बाद वेट ऑफ लेड एंड वेट ऑफ यूरेनियम का रेशियो 23:96 है। बताओ कितने साल हो गए उस रोग को बने। तो लेट अस सी, इस तरह का गेम रहेगा। गेम बड़ा सिंपल है, देखो ओ इसको लिख दूं मैं, आज कितने यूरेनियम एटम है प्लस आज कितने लेड एटम है, आज कितने यूरेनियम एटम है टी इयर्स के बाद, आज मतलब टी इयर्स के बाद। अब 1 प्लस, अब मैं रेशियो पे आ जाता हूं धीरे धीरे मामला, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? जी हाँ, टी इयर्स के बाद। अच्छा, मोल W/m होता है क्या भाई? यस होता है भाई। तो इसको क्या लिखूंगा? आज कितना वेट है टी इयर्स के बाद उस रॉक सैंपल में, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास 206 ग्राम पर मोल, लेड 206 है। या कोई नया क्वेश्चन दे तो जो भी डीके होके बन रहा होगा उसका मोलर मास ले लेना, W/m उसके लिए लगा देना, कौन सी बड़ी बात। इसको कैसे लिख सकता हूं दोस्त? आज कितना वेट प्रेजेंट है यूरेनियम का डिवाइड बाय 238, जो भी डिके हो रहा है उसका W/m लगाना है उसके लिए। तो देखो 1 प्लस वेट ऑफ लेड आज जो सैंपल में प्रेजेंट है डिवाइड बाय वेट ऑफ यूरेनियम जो आज सैंपल में, रॉक सैंपल में प्रेजेंट है। 238 पलटी मारकर ऊपर, 206 नीचे। ये लॉग के अंदर जो वैल्यू पुट करनी थी उसमें इसका वेट रेशियो यहां पे चिपका दो, तो ये लॉग के अंदर की वैल्यू मेरे पास आ गई। सिर्फ W, दोनों का W वेट रेशियो देना चाहिए, मोल रेशियो पे मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मोल रेशियो मुझे चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डिके में नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ डिके, उसी इंटीग्रेशन से आया था। तो ये नंबर ऑफ एटम है, ये वेट ऑफ एटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, क्योंकि W/m तो उधर यूरेनियम तो है ही, पर इसको तो उसका वेट देंगे नहीं ना, यूरेनियम का ही वेट दे तो ये तो बिल्कुल सही है। वेट ऑफ यूरेनियम इनिशियल, वेट ऑफ यूरेनियम आफ्टर टी टाइम्स, 238 से उठ जाएगा, पर वो तो देंगे ही नहीं ना न्यूमेरिकल में। देंगे क्या, वो मैंने लिखा है, आज कितना लेड है, आज कितना यूरेनियम है, वो देंगे आपको, देंगे ये डेटा, ये डेटा देंगे तो ये मैथमेटिकल गेम खेल लेना। और क्या, बार बार करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले ही, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस मैथमेटिकल गेम टाइम एंड अगेन। ठीक है, तो आ जाएगी एज, आ जाएगी एज, राइट। अब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो चुका है रेडियो एक्टिविटी का। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल हम अब चाहे उतने प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज एक बार फिर मैं बता चुका हूं, एक बार फिर एक साथ लिखवा दूंगा इफ यू विश। हाँ, अल्फा बीटा और गामा डिकेज में डिफरेंस भी आ जाते हैं। अल्फा बीटा में डिफरेंसेस, गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, अल्फा बीटा थोड़ी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनका तो रेस्ट मास भी कुछ ना कुछ होता है। यस और नो? चलो कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। सैंपल ऑफ यूरेनियम और यूरेनियम कंटेनिंग कोई और है, कंटेन्स 4.12 kg of lead 206 and 4.76 kg of uranium 238.
half life period of uranium 238 is given as 4.5 10 raised to power 9 years. What is the age of ore? Age of ore बताना है, एज ऑफ ore बताना है। क्वेश्चन देखते हैं कि आपको चमकता ये यूरेनियम 238 डेटिंग का न्यूमेरिकल है, यही नहीं चमका फिर तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन, ये तो चमकना ही चाहिए, ये तो पहली चीज है। यूरेनियम से लेड बन रहा है, ऐसा यूरेनियम 238 डेटिंग में पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, सारी चीजें मेरे दिमाग में है, तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा। पर लोग के अंदर तो क्या था, उसको मैं वेट में भी कन्वर्ट कर देता था, यहाँ पे वेट भी दे रखा है। नंबर ऑफ लेड एटम, नंबर ऑफ यूरेनियम एटम का समेशन कांस्टेंट था, जो इनिशियली सिर्फ यूरेनियम का था, सारा लेड यूरेनियम की वजह से कंसीडर किया गया था और किसी दूसरे सोर्स से नहीं था। वो सारी चीजें लेके चलनी है। तो सबसे पहले तो मैं मोल कैलकुलेट कर लेता हूं, बताओ मोल ऑफ लेड एटम आज कितने हैं टी इयर्स के बाद। सैंपल ऑफ यूरेनियम, अगर लेड आज है तो ये टी इयर्स के बाद की कहानी है, ये इनिशियल जब रॉक बना उसकी कहानी है ही नहीं, क्योंकि इनिशियली तो लेड होता ही नहीं है। सब सोचना पड़ेगा आपको, सोच लिया होगा आप लोगों ने सब। लेड कितना हो गया दोस्त, 4.12 kg। केजी को ग्राम में पुट करो, मोल कॉन्सेप्ट W/m, कितने मोल आ गए 220। मोल ऑफ यूरेनियम कितना है आज 4.76 kg है, तो उसको ग्राम में पुट करिए, डिवाइडेड बाय 238, कितना आ गया भाई साहब, अगेन 20 मोल आ गए। तो मुझे बताओ इनिशियली कितने मोल होंगे यूरेनियम के, आज कितने मोल है यूरेनियम के, आज कितने हैं टी इयर्स के बाद लेड के, दोनों का समेशन कर दूं तो इनिशियल 40 मोल थे। खेल खत्म, पैसा हजम, 2.303 डिवाइडेड बाय लेम्डा log NOTU बाय NU, मुझे पता है ये आ गया मेरा 40/20, हेंस 2 आ गया, उसी की तलाश थी मुझे, तो ये आ गया 2.303 log 2 डिवाइड बाय लेम्डा, हेंस ln2 डिवाइड बाय लेम्डा, हेंस यही तो टी हाफ होता है बाय फॉर्मूला, और टी हाफ तो डायरेक्टली ही दे रखा है बंधु, 4.9 10 for 9 years। So guys and girls, your answer is 4.9 10 for 9 years। क्योंकि पेरेंट एटम और डॉटर एलिमेंट के दोनों के एटम बराबर है 20-20, और वो कब होता है, एक हाफ लाइफ पीरियड के बाद ही होता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, रॉक फ्रॉम मून, रॉक सैंपल फ्रॉम मून करके क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में। यस और नो, यूरेनियम 238 डेटिंग के क्वेश्चंस, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एटम नहीं बोला दोनों को बराबर है, मैंने वेट बोल दिया और उससे निकाला आपने 20-20 मोल है, तो नंबर ऑफ एटम बराबर हो गए। तो जरूर थोड़ी मैं नंबर ऑफ एटम बराबर ही बोलूं, वेट कुछ ऐसा दे दूंगा जिससे नंबर ऑफ एटम बराबर हो। उसी क्वेश्चन को अलग रूप में दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं, और क्या। एबल टू अंडरस्टैंड, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। रेडियो एक्टिविटी काइनेटिक्स कर ली तो रेडियो एक्टिविटी तो यूं हो जाएगी, यूं। सर एक बार लास्ट पेज निकाल। अरे टी हाफ दे रखा है तो लेमडा तो अपने आप आ जाता है ना, 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ इज इक्वल टू लेमडा फर्स्ट ऑर्डर में। तो टी हाफ दे रखा है तो लेमडा आ चुका है, तो पहले ही सोचना है आपको, ये तो आ ही चुका है। अब मैंने लेमडा निकाला नहीं वहां से, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रहा हूं मैं, तो अपने आप ही आ जाएगा ln2 बाय लेमडा, उसको टी हाफ बोल ही दे, सब रटा हुआ है।
तो क्यों लेमडा निकालूं मैं पहले कैलकुलेशन के 0.693 बटे में टी हाफ करूं तो लेमडा ईयर इनवर्स में आए, क्योंकि टी हाफ ईयर में दे रखा है। अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों करें? डन। लिखो जल्दी से। अब मैं ऐसी बहुत आसान सी कैलकुलेशन दे रहा हूं। यूरेनियम और सैंपल is found to contain uranium or sample found to contain वो सैंपल इंटेक्ट है, एक क्लोज कंटेनर में रख रखा है टी ईयर्स से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। यूरेनियम और सैंपल कंटेन्स 8 मल्टीप्लाइड बाई, बहुत आसान कैलकुलेशन, 224, ये गुणा करके दे देंगे वैल्यू, है ना, मुझे गुणा नहीं करना अभी। 8 मल्टीप्लाइड बाई 224 लीटर्स ऑफ हीलियम, तो आपके सामने तो आसान सी वैल्यू आ गई अपने आप ही। लीटर्स ऑफ हीलियम एट एसटीपी, हीलियम कितना होता है? 8x मोल बनता है जब x मोल डिकम्पोज होता है यूरेनियम का, ठीक है। तो इसलिए मैंने 8 टाइम दे दिया आसान कैलकुलेशन के लिए। एंड 90 मल्टीप्लाइड बाय 238 ग्राम, यानी कि 90 मोल ऑफ यूरेनियम assuming complete retention of helium, यानी कि अल्फा पार्टिकल within the ore sample, assuming complete retention of अल्फा पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर से हीलियम गैस बन जाती है। assuming complete retention of helium, हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल होते हैं विद इन और सैंपल, एंड डिके इज द ओनली सोर्स ऑफ हीलियम प्रोड्यूस, हीलियम सिर्फ उससे आई है, डिके से। तो इस बार मैंने लेड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। लेड के कितने एटम थे? x, और हीलियम के कितने थे? 8x, तो मैंने हीलियम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। कोफिशिएंट से खेल लो गेम, जरूरी थोड़ी है टोटल एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे बार बार। आप बता दो, वही हाफ लाइफ पीरियड वही ले लो, 4.5 10⁻⁹ इयर्स। टेल मी व्हाट इज द एज ऑफ ओर, व्हाट इज द एज ऑफ ओर। डेटिंग ऑफ ओर करना है, एज निकालना है, डेट निकालना है कि और टी इयर्स पहले बनी थी। अच्छा, आपने डीके के बाद क्या बोला था? किसके बाद क्या बोला था? डीके इज ओनली सोर्स ऑफ हीलियम, इसके आगे डीके इज द ओनली सोर्स ऑफ हीलियम प्रोड्यूस। इससे आगे लेड के बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं इसमें। डीके इज द ओनली सोर्स ऑफ हीलियम प्रोड्यूस। यार जो हीलियम गैस बनी है ना, वो इक्वेशन लिख लो। 1 यूरेनियम 238 gives 1,02,06 plus 8 अल्फा plus 6 बीटा, पूरी लिखो। सर क्वेश्चन यहाँ तक ही है? हाँ, टी आप दे रखा है, वही पहले वाला क्वेश्चन का 4.5 10⁻⁹ इयर्स, यूरेनियम 238 का टी आप वही दे रखा है, 4.5 10⁻⁹ इयर्स। आपको एज ऑफ ओर बताना है, दैट्स ऑल, क्वेश्चन इतना ही है। तो इस टाइम पे हाउ मेनी मोल ऑफ यूरेनियम? 90 मोल्स, तो स्टार्टिंग में ज्यादा होंगे। हाउ मेनी मोल ऑफ हीलियम? 80 मोल्स। कैसे निकालोगे? V लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर मोल ऑफ हीलियम गैस आ जाएंगे, और यहां W/M से आ जाएंगे 90 मोल्स।
90 मोल्स आ गए। तो यूरेनियम के इस टाइम पे 90 मोल्स है, हीलियम के इस टाइम पे, स्टार्टिंग में तो हीलियम 0 ही था क्योंकि हीलियम का ओनली सोर्स है डीके। तो स्टार्टिंग में तो जिस दिन रॉक बना उस दिन डीके थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे डीके होके हीलियम बना होगा, लेड भी बना होगा। तो यूरेनियम 238 डेटिंग ऑफ और वाला न्यूमेरिकल है, पहली बात तो ये चमकना चाहिए। तो वो इक्वेशन रटी रटाई होनी चाहिए जल्दी से, यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन सीरीज प्लस स्टार्टिंग में इसके एन नोट यू थे 0 0 0, टी इयर्स के बाद की कहानी है एन नोट यू माइनस एक्स, ये x होंगे, ये 8x होंगे, ये 6x होंगे। इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 8x की वैल्यू तो 80 मोल दी है, अभी अभी निकाला था ना हीलियम कितने 80 मोल, तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो ये 10 मोल होंगे इस टाइम पे। और इसकी वैल्यू क्या दे दी, ये NuT है, इसकी वैल्यू 90 दे रखी है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन एज 90। तो यूरेनियम के इनिशियल कितने होंगे, 100 होंगे, ये आ गया आपके डेटा से। और अब कितने हैं, 90 है, हो गया आपका काम, आपको कुछ करना ही नहीं। T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा तो आ चुका ना भाई, लेमडा कैसे आएगा, 0.693 बटे में टी हाफ, ईयर इनवर्स में लेमडा आ गया, वो तो चिपका ही दोगे इधर, लेम टाइम ईयर में आ जाएगा। लो एन नोट यू वो भी मुझे पता है, एन यू मुझे तो वो तो पता ही है। अब मुझे ओरिजिनली यही पुट करना है, इसको क्यों घुमाऊं फिराऊं जब मेरा डायरेक्टली निकल ही गई सारी इंफॉर्मेशन। इसकी वैल्यू 100 दे रखी है और इसकी वैल्यू 90 दे रखी है डायरेक्टली, तो log के अंदर 10/9 आ जाएगा, log के अंदर 10/9 आ जाएगा, यस और नो, log के अंदर 10/9 आ जाएगा। एबल टू अंडरस्टैंड? डन बच्चों? Yes, sir. Rest is calculation, you can do it easily. सर मैथ की क्लास शुरू हो गई। आपका कोई नेक्स्ट लेक्चर भी है क्या अभी? Yes, sir. अच्छा, एक मैथ की क्लास क्वेश्चन करो सभी के सभी, 2 मिनट के अंदर अंदर फिनिश कर देता हूं। कोई गैस है ए, ठीक है, बी कोई गैस है, और जो अल्फा पार्टिकल निकले वो तो गैस है ही है, तो क्या हो जाएगा, Z-4 हो जाएगा, M-2 अल्फा से 8 कम हो गया, तो ये हो जाएगा, ये तो लिख ही लोगे आप, पर गैस बोला है मैंने, है ना। T इज इक्वल टू 0 पे मान लेता हूं इसका 1 मोल है, ठीक है। जिस कंटेनर में ये सारा डिके हो रहा है उस कंटेनर का वॉल्यूम है, पीजी कैलकुलेशन के लिए 16.4 लीटर, और जिस टेम्परेचर पे ये सारी मेजरमेंट कर रहे हैं वो है 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेशन आसान है आपकी, राइट। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट के बारे में 0 लेके चलते हैं, बी और हीलियम ये सब 0 है, ये अल्फा एमिटर है ए, तो ये बी बनाता है और एक बी बनाते टाइम 2 अल्फा एमिशन करता है,
कुल मिला के 2 अल्फा एमिशन के बाद बी बनता है, इससे तभी बनेगा। एक अल्फा 4 घटेगा एम मास नंबर, और 2 से मास नंबर m-8 हो जाएगा। अब हम इसको गैसियस स्टेट से कोरिलेट कर देते हैं, पी इक्वल टू एनआरटी यूज करवा लेते हैं। वी और टी मैंने दे ही दिया। फाइंड प्रेशर डेवलप्ड, फाइंड प्रेशर, इजी कैलकुलेशन है बहुत। फाइंड प्रेशर डेवलप्ड आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स। एटमॉस्फेयर में प्रेशर बताना है आपको, बहुत ही आसान कैलकुलेशन। एक हाफ लाइफ में आधे मोल डिके हो जाएंगे कि दूसरे हाफ लाइफ में आधे के आधे और हो जाएंगे, तो 2 हाफ लाइफ पीरियड में 2 टाइम्स T 50% इज T 75%, तो क्या होगा? 1 मोल थे एक हाफ लाइफ पर टाइम के बाद कितना हो जाएगा? आधा मोल बच जाएगा, वो लिख रहा हूं। एक हाफ लाइफ और बिता दो, मान लो ये x ईयर्स थी तो ये भी x ईयर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में चाहिए 1 मोल से आधा करो या आधा मोल का भी आधा करो। इनिशियल अमाउंट क्या ले रहे हो, 1 मोल या आधा मोल, टाइम उतना ही लगेगा। ये तो फर्स्ट ऑर्डर की खासियत है 1/4 मोल। तो अब कितने रह जाएंगे 1/4 मोल, यानी कि T इज इक्वल टू T, वो है 2 हाफ लाइफ पीरियड, है ना। ये T 75% है सही मायने में, तो अल्फा की वैल्यू 75% हो गई 3/4, और परसेंटेज अल्फा 75%। वैसे आप सोचो तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो तो, ये सो नो। तो अब कितने मोल रह जाएंगे एक के? 1 माइनस एक्स, इसका x और इसका 2x। 1 बाई एक्स, अब कितना 1/4 मोल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। तो इसके 1/4 मोल बचे, इसके 3/4 मोल बचे अभी, और इसके 3/2 मोल बचे तीनों गैस के। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे तीनों गैस के? बोलो। 1/4 मोल गैस ए के, 3/4 मोल गैस बी के, 3/2 मोल गैस सी के। तीनों को समेशन बताओ जल्दी से। 6, 3, 9 और 10, 10/2 यानी कि 5/2 मोल्स टोटल होंगे। 5/2 मोल गैसेस के यहाँ पर घूम रहे हैं। टोटल प्रेशर पूछा है यार, 2 हाफ लाइफ के बाद 2.5 मोल तो टोटल है। खेल खत्म, पैसा हजम। गैसेस स्टेट का क्वेश्चन बच गया। रेडियो एक्टिविटी का तो जो फर्स्ट ऑर्डर का यूज करना था वो कर लिया हमने। पीवी इक्वल टू एनआरटी, बताओ वैल्यू पुट कर लो। प्रेशर आपको निकालना है, एटमॉस्फेयर निकलेगा। वॉल्यूम की वैल्यू इतनी आसान वैल्यू दे रखी है, अपने आप कट जाएगी। बी एन की वैल्यू है 5/2, आर की वैल्यू 0.0821, 8.21 का इधर डबल 16.4 दे रखा है। इतनी आसान कैलकुलेशन, 400 केल्विन हो गया आपका। खेल खत्म, पैसा हजम, वेरी वेरी सिंपल। तो ये आपका आंसर प्यार से 5 ATM आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। एन नोट ए कितना हो गया? इतना, या ऐसे लगा लो, एन ए किसी भी टाइम टी पे कितने होते हैं? स्टार्टिंग में कितना था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की वैल्यू 2 दे दी, तो एन नोट की वैल्यू इनिशियली 1 दे रखी है। 2 हाफ लाइफ हो गई, तो अब कितना बच गया? 1/4 बच गया। 1 मोल था, उसका 1/4 मोल अभी बच गया, तो 3/4 मोल चला गया। चाहिए फॉर्मूला लगा लो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का, और सिंपल स्टोइकियोमेट्री से करना चाहते हो तो कर ही लो। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कैलकुलेशंस आर एक्सट्रीमली इजी। जिस तरह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल विद लीस्ट कैलकुलेशन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन फैक्ट। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, let us stop here. Thank you very much. जय हिंद, सर जय भारत।